Good morning, student. Once again, I present your science teacher, Pratima Jaiswal. This is class 7 online class. Here you see it. And this is part second video. As you want to recall, in part first, we discussed about the wool, what is uses of wool, what health hazard from wool industries. Many topics we discussed in the past video, and now we discuss about silk. Silk is also a fabric. Silk. Hindi means of silk is रेशम. पास्ट वीडियो में भी मैंने रेशम के बारे में आपको थोड़ा सा डिस्कस किया था कि रेशम जो है वो हमें हमारा जो ये फाइबर जो हमारा फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर है, ये हमारा जो हमें एनिमल से फाइबर मिलता है उसके बारे में है। और हमने आपको पिछली वीडियो में भी ये डिस्कस किया था कि हमें एनिमल मटेरियल से भी फाइबर मिलते हैं और प्लांट मटेरियल से भी फाइबर मिलते हैं। प्लांट के सेल्यूलोज से, जो पेड़ों में सेल्यूलोज होता है, उससे हम विस्कस प्रोसेस के द्वारा जो रेशे बनाते हैं, जो हीट रेजिस्टेंस होते हैं, तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आप पिछले वीडियो में इसको देख सकते हैं। तो हमारा ये जो चैप्टर है हमारा एनिमल से मिलने वाले फाइबर पे है। तो हमने पिछले वीडियो में वूल के बारे में डिस्कस किया था, जो बहुत से गोट्स हैं या शीप्स हैं, रैबिट्स हैं, कैमल है, इन सब से हमें क्या है, वूल फाइबर मिलता है। वूल जो है हमें हीट देता है। वूल का जो नेचर है वो हमारी बॉडी को हीट देता है। तो वूल हमें गर्म करता है, और जो ये सिल्क है ये बॉडी को ठंडा करता है। तो सिल्क भी हमें कीटों से प्राप्त होता है। हमारे जो एक इंसेक्ट है, रेशम इंसेक्ट्स, जो हमारा जो ये सिल्क है हमें सिल्क वार्म से मिलता है। सिल्क वार्म एक इंसेक्ट है, तो सिल्क वार्म से मिलता है। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि सिल्क हमें कैसे मिलता है, और सिल्क के क्या क्या यूजेस हैं, और सिल्क इंडस्ट्री में क्या क्या हेल्थ हजार्ड्स होते हैं, और सिल्क के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। ऑल अबाउट वी डिस्कस ऑल अबाउट सिल्क। तो सबसे पहले आपका जो टॉपिक है आपके बुक में, सिल्क का कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिल्क, तो इसको पहले हम डिस्कस करेंगे। इट इज अ लस्टर एंड सॉफ्ट। जो सिल्क होता है वो बहुत ही ज्यादा मुलायम होता है। हमारे जितने भी फाइबर हम यूज करते हैं उन सब में सबसे मुलायम होता है हमारा सिल्क। काफी सॉफ्ट और क्रीमी, उसका क्रीमी आप उसको फील करेंगे एकदम जैसे काफी मुलायम सा होता है, और उसमें एक शाइन होती है, लश्कर होता है। जैसे हमारे मेटल्स होते हैं, मेटल्स में की एक अपनी चमक होती है, उसकी एक लश्करनेस होती है कि उससे लाइट तेजी से रिफ्लेक्ट करती है। तो उसी तरह से सिल्क में भी लश्कर पाया जाता है, और एक शाइनी फैब्रिक होता है सिल्क। बहुत ज्यादा शाइन करता है ये सिल्क फाइबर। तो आप इस कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ेंगे। इट इज वेरी इलास्टिक। ये क्या होती है, इलास्टिक का मतलब होता है प्रत्यास्थ, मतलब वो रेशे खींचते हैं, खींच के वो लंबे हो जाते हैं, और फिर जब उन्हें छोड़ देते तो वापस अपनी जगह को आ जाते हैं। जैसे कि हमारे इलास्टिक को आप जानते होंगे, इलास्टिक सब देखते हैं, जानते हैं इलास्टिक क्या होता है। हम अगर इलास्टिक को खींच कर छोड़ दे तो इलास्टिक वापस उतना ही बड़ा हो जाता है जितने बड़े से हमने उसको खींचा था। तो सिल्क भी हल्का इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी पाई जाती है। आप सिल्क को जैसे कॉटन, आपका कॉटन फाइबर है, आपके कॉटन के क्लोथ्स हैं, तो उसको अगर हम खींचेंगे तो वो खींचने पर उसके रेशे क्या है, टूट जाते हैं, वो कपड़ा फट जाता है। लेकिन सिल्क में उसमें इलेक्ट्रिसिटी पाई जाती है, हल्का फुल्का आपका वो कपड़ा खींच सकता है, थोड़ा बढ़ सकता है, तो सिल्क में इलेक्ट्रिसिटी पाई जाती है। उसके बाद काफी स्ट्रॉन्ग होता है ये सिल्क, और सबसे बड़ी बात की ये डस्ट रेजिस्टेंस होता है। सिल्क के ऊपर धूल के कण चिपकने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि बहुत ज्यादा शाइनी होता है, सॉफ्ट होता है, तो धूल के कण इसमें टिक नहीं पाते, तो ये बहुत जल्दी गंदा नहीं होता है। जिसकी क्वालिटी की सिल्क आसानी से किसी बॉडी पे फिट आ जाता है, गंदा नहीं होता है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। तो सिल्क जो है हमारा बहुत ही ज्यादा
कॉस्टली फाइबर है, क्योंकि ये रेशम के कीटों या सिल्क वार्म से मिलता है, तो बहुत ज्यादा मीन्स जितना हमारा अन्य फाइबर का हम प्रोडक्शन कर पाते हैं, जैसे कि हमारा कॉटन है या वूल है, जितना हम इसका प्रोडक्शन कर पाते हैं उसकी मात्रा में बहुत कम प्रोडक्शन हम इसका कर पाते हैं। इसीलिए कॉस्टली होता, महंगा होता, क्योंकि इसकी प्रोसेसिंग महंगी होती है, इसमें हमें ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं इसको पाने के लिए, तो ये थोड़ा सा महंगा होता है। लेकिन इसका जो नेचर होता है बहुत सॉफ्ट होता है, मजबूत होता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ये किसी बॉडी पे अच्छे से फिट आता है, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है सिल्क। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे सिल्क हमें मिलता है, लाइफ साइकिल ऑफ मोथ। इसके जो सिल्क वार्म है उसको हम मोथ कहते हैं। तो ये रेशम के जो कीड़े हैं, हिंदी में कहते हैं रेशम कीट से हमें सिल्क मिलता है, रेशम मिलता है। तो इसके बारे में अब हम इसको पढ़ेंगे बुक से। तो आप देखें यहाँ पर लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ, द वेरियस स्टेजेस इन्वॉल्व द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ आर गिवन बिलो। बच्चों, सिल्क की लाइफ साइकिल मैं पहले आपको बता दूं कि सिल्क एक वार्म है, इंसेक्ट्स है, तो ये एग लेस करेगा, अंडे देगा। तो जो सबसे पहला स्टेप होगा वो होगा लेयरिंग ऑफ एग्स। तो जो फीमेल सिल्क वार्म होती है वो मलबेरी लीव्स में या मलबेरी ट्री पर, जिसे हम शहतूत का पेड़ हिंदी में कहते हैं, तो ये क्या करती है, मलबेरी ट्री के लीव्स पर 100 के नंबर ऑफ 100 एग्स जो है ये मलबेरी लीव्स पर लेस करती है। मलबेरी लीव्स पर 100 ऑफ एग्स जो है वो देती है। इसके बाद जो एग है वो हैच होते हैं, सनरेज से हैच होते हैं, और जिसे हम कहते हैं लार्वा या कैटरपिलर्स कहते हैं। जब हेच होने के बाद जो वार्म मिलता है उसे हम लार्वा या कैटरपिलर कहते हैं, और जिसे हम सिल्क वार्म भी कहते हैं। तो ये कैटरपिलर क्या करता है, मलबेरी लीव्स को फीड करता है, उसी से ग्रो करता है। तो ये 4 से 5 वीक तक जो है मलबेरी लीव्स को फीड करता है और इसी के पत्तों से अपने आप को ढक लेता है। शेड देयर स्किन, अपनी स्किन को इन्हीं के पत्तों से ढक लेता है सनराइज से बचने के लिए। अपने पत्ते मलबेरी लीव्स अपने स्किन को ढक लेता है। ड्यूरिंग दिस फीडिंग स्टेज ये 4 टाइम्स इसको पत्तों को 4 से 5 टाइम इसको अपने आप में लपेट लेता है। तो ये शेडिंग की जो प्रोसेस है, जो अपनी स्किन को ढकने की प्रोसेस है, तो शेडिंग, द प्रोसेस ऑफ शेडिंग देयर स्किन इज नोन एज मोल्टिंग, उसे मोल्टिंग कहते हैं। फिर जब ये 3 से 4 हफ्ते तक पत्तों खा के ग्रो करता है और अपनी सनराइज अपनी बॉडी को बचाता है, फिर उसके बाद ये काकून में बदल जाता है। आफ्टर द फाइनल मोल्ट, व्हेन द कैटरपिलर्स हैव सफिशिएंटली ग्रो, जब कैटरपिलर सफिशिएंटली ग्रो हो जाता है, पूरी तरह बड़ा हो जाता है, तो वो क्या होता है, प्यूपा में बदल जाता है। प्यूपा में बदल जाता है। कैटरपिलर के ऊपर एक कवरिंग टाइप की फिलामेंट की कवरिंग हो जाती है, एक काइटिन की कवर हो जाती है, तो प्यूपा में बदल जाता है। तो द प्यूपेटिंग कैटरपिलर्स जो है स्टार्ट सेक्रेटिंग अ थिन फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर फॉर देयर सेलिवरी ग्लैंड्स। मतलब कि जो प्यूपेटिंग जो कैटरपिलर्स होते हैं वो एक थिन फिलामेंट लाइक सब्सटेंसेस सेक्रेटिंग करने लगते हैं, या एक लार टाइप का पदार्थ, फिलामेंट टाइप का लार जैसा फिलामेंट जो है वो अपने छोड़ने लगते हैं। और सेलिवरी ग्लैंड्स, जैसे हमारे मुंह में सेलिवरी ग्लैंड्स होती है जहाँ से सेलिवा बनती है यानी लार बनता है, उस तरह इनकी सेलिवरी ग्लैंड्स ऐसे फिलामेंट लाइक लार जो है वो बनने लगता है। वो जो फिलामेंट लाइक लार होता है वो उनके सर के चारों तरफ अराउंड देयर हेड जो है, साइड ऑफ देयर हेड वो कवर होने लगता है। और द सेक्रेशन इज मेड ऑफ प्रोटीन कॉल्ड फाइब्रोइन। तो जो ये सेलिवरी ग्लैंड से जो सेक्रेशन होता है, फिलामेंट लाइक जो रेसो जैसा जो स्ट्रक्चर निकलता है, जो उसके हेड के चारों ओर लपेट जाता है मतलब,
तो वो सिल्क वार्म अपने सर को घुमा घुमा के खुद ही लपेट लेता है, तो वो फाइब्रोइन का बना होता है। इसके अलावा एक और फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर सेक्रेट होता है उसी सेलिवरी ग्लैंड से, जो आल्सो प्रोटीन का ही बना होता है। जैसे पहला फिलामेंट भी प्रोटीन का, दूसरा भी प्रोटीन का बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेरेसिन कहते हैं। सेरेसिन दैट एडहर्स टू फिलामेंट्स टुगेदर। अब यहाँ पर क्या है, दो फिलामेंट्स एक साथ आते हैं, तो कैटरपिलर्स स्विंग देयर हेड्स फ्रॉम साइड अ साइड टू फॉर्म अ फिगर 8। फिगर 8 मीन्स ये 8वां फिगर के जैसे ये वाला। तो ये क्या करते हैं कि ये जो दोनों फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो कैटरपिलर अपने सर को घुमा घुमा के अपने सर के चारों ओर ऐसे लपेट के इस तरह से पूरी बॉडी को ही उस फिलामेंट से यानी उस प्रोटीन से ढक लेता है। और जब ये प्रोटीन को ढक लेता है तो द सेक्रेशन हार्डन व्हेन द कम्स इट कनेक्ट विद एयर एंड मेक्स देयर फिलामेंट स्टिक टुगेदर द टू फॉर्म फाइबर्स। तो जब हवा के संपर्क में ये आता, देखिए ये कैटरपिलर है, ये फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये इसकी पूरी बॉडी के चारों ओर कवर हो जाती है। तो कवर होने के बाद ये इस तरह का, इसे काकून कहते हैं, काकून बन जाता है। तो ये जब हवा के उसमें आता है, हवा के संपर्क में आता है, तो ये हार्ड हो जाता है। तो जब हार्ड हो जाता है तो अब ये प्यूपा कंप्लीटली क्या है, पूरे सिल्क फाइबर से कवर हो जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, काकून कहते हैं। ठीक है, पहले ये कैटरपिलर प्यूपा रहती है जो फिलामेंट प्रोड्यूस करके अपनी बॉडी को पूरा कवर कर लेती है, और हवा के माध्यम से जब ये हार्ड हो जाता है तो इसे हम काकून कहते हैं। अब इनसाइड द काकून द प्यूपा डेवलप्स इनटू द एडल्ट माउथ। अब काकून के अंदर जो प्यूपा है वो एडल्ट माउथ में डेवलप होती है, और फिर वो अंदर से मीन्स प्रेशर देती है, या कह लीजिए ताकत लगाती है, जिससे काकून फूट जाता है और ये एडल्ट माउथ में बन जाती है। तो मलबेरी ट्री में रेशम कीट जो है ये इस तरह से स्ट्रक्चर आपको पहले बताएं, जो ये एडल्ट माउथ होती है वो क्या करती है, पहले एग लेस करती है। जैसे पहले मेल्टिंग, फिर एग लेस करी, हंड्रेड्स ऑफ वो एग लेस करी। एग लेस करने के बाद एग हेच होते हैं, हेच करने के बाद वो मलबेरी लीव्स को अपने ऊपर कवर भी करते हैं और उसको फीड करते हैं। फीड करने के बाद जब वो कैटरपिलर बन जाते हैं तो वो फिर वो फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, फिर अपनी बॉडी के चारों ओर उसको लपेट लेते हैं। लपेटने के बाद वो काकून बन जाता है। काकून बनने के बाद जो कैटरपिलर अंदर ग्रो करता रहता है, और जब ग्रो करके वो कंप्लीट मॉथ बन जाता है, तो इस तरह से जैसे हेच होता है तो एज अ हेचिंग प्रोसेस है, लेकिन इसमें क्या है कि एडल्ट कैटरपिलर अंदर मॉथ बनता है, उसके पंख आ जाते हैं, और फिर ये अंदर से प्रेशर देता है और ये काकून फट जाता है और ये एडल्ट मॉथ निकल जाता है। तो ये तो हुआ जनरल लाइफ साइकिल, इसकी लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ। इसको कॉपी पे सबको बनाना है, ध्यान रहे, इसको कॉपी में बनाना है फिगर। तो ये तो सिल्क वार्म की जो है लाइफ साइकिल है। अब हम इसको सेरीकल्चर में कैसे यूज़ करते हैं। सेरीकल्चर बच्चों, जब हम मधुमक्खी पालन या रेशम कीट पालन या किसी भी प्रकार के कीट का एक औद्योगिक आधार पे या आप समझ लीजिए इंडस्ट्रियल यूज़ मतलब हम करते हैं। अगर हम इंडस्ट्रियल लेवल पे हम उसका पालन करते हैं, इंडस्ट्रियल लेवल पे हम उसको बनाते हैं, तो उसे हम सेरीकल्चर कहते हैं। मतलब किसी भी एनिमल नहीं, आई मीन टू से किसी भी कीट का, जो हमारे इंसेक्ट्स हैं, पर वाले इंसेक्ट्स हैं, किसी भी कीट द्वारा हम किसी भी कीट द्वारा इंडस्ट्रियल यूज जो हम करते हैं तो उसे हम सेरीकल्चर कहते हैं। चाहे हमारा मधुमक्खी पालन हुआ या हमारा रेशम कीट पालन हुआ, ये हमारा जो है सेरीकल्चर में आता है। तो अब हम बात करते हैं कि सेरीकल्चर में कैसे हम रेशम कीट का उपयोग करते हैं। तो देखिए प्रोसेस तो वहीं से स्टार्ट होगी। सबसे पहले क्या है, फीमेल सिल्क मॉथ लेज एग्स। तो ये जो एग है, जो पहले मलबेरी ट्री पूरा बगीचा इंडस्ट्रियल लेवल पे मलबेरी ट्री को लगाया जाता है। तो जब ये जो सिल्क वार्म है वो एग लेस करती है, तो सारे जो एग्स हैं उनको स्ट्रिप्स पर, पेपर स्ट्रिप्स पे कलेक्ट कर लिया जाता है। कपड़े या पेपर पे उनको कलेक्ट कर लिया जाता है। देखिए यहाँ सबसे पहला स्टेप क्या है, अ फीमेल सिल्क मॉथ इज लेज 100 ऑफ एग्स दैट आर कलेक्टेड एंड प्लेस्ड ऑन स्ट्रिप ऑफ क्लोथ, और पेपर उनको कलेक्ट करके पेपर या कपड़ों पे प्लेस कर दिया जाता है। फिर द एग्स आर स्टोर्ड अंडर ऑप्टिमल कंडीशन ऑफ ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर। तो वहाँ पे ऐसा कंडीशन डेवलप किया जाता है, जो ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर का कंडीशन जो पेड़ों पे डेवलप होता है, तो वही टेम्परेचर डेवलप किया जाता है, जिससे क्या होता है कि एग हेच हो जाते हैं। ठीक, अब वो जो लार्वा या सिल्कवार्म होता है वो बाहर आ जाते हैं। जब लार्वा व सिल्कवार्म बाहर आ जाते हैं तो उनको क्या किया जाता है, दीज सिल्कवार्म आर प्लेस्ड टू क्लीन ट्रेस मेड ऑफ बैम्बू।
तो जो बांस की ट्रे बनाई गई होती है उसमें इन सिल्कवर्म को कंटेन कर दिया जाता है, उसमें प्लेस कर दिया जाता है। और उस ट्रे में क्या किया जाता है, फ्रेशली चोप्ड मलबेरी लीव्स, और उस ट्रे में फ्रेशली मतलब ताजे कटे हुए मलबेरी लीव्स डाल दिए जाते हैं। फिर उसको न्यूज़पेपर और स्प्रेड ओवर द ट्रे, उसके बाद ट्रे को न्यूज़पेपर से ढक दिया जाता है कि जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर वगैरह वो पेपर अब्जॉर्ब कर ले। ठीक, इस ट्रे को रेगुलरली टाइम टू टाइम साफ भी किया जाता है। अब 20 से 35 डेज तक ये जो है उन्हीं ट्रे पे पेपर से ढके हुए पड़े रहते हैं। तो द सिल्क वर्म आर आल्सो मूव टू स्मॉल चैम्बर ऑफ बैम्बू ट्रेस एंड स्पाइन द कोकून्स आफ्टर द स्टॉप ईटिंग एंड बिगिन टू प्यूपेट। तो जब वो मलबेरी लीव्स 3-4 हफ्ते तक खा लेती हैं तो वो क्या हो, प्यूपा में चेंज हो जाती हैं और उसके बाद वो लार बनाने लगती हैं और काकून में बदलने लगती हैं, काकून में बदल जाती हैं। तो these trays are provided with small racks of frames where the silkworm spine the cocoons. Spinning of cocoons takes about 3 to 7 days. तो जब वो काकून बनाने लगती है तो वो उसमें उनको घूमने के लिए सुविधा रहती है, क्योंकि वो जो बांस का बैम्बू का ट्री होता है वो अंदर से थोड़ा कर्व होता है, तो उसमें उनको मूव करना आसान होता है, ये इस टाइप का, तो वो मूव करना आसान होता है। तो वो काकून जो है वो उसी ट्रे पर वो काकून बन जाते हैं। उसके बाद अब सारे काकून को इकट्ठा किया जाता है। अब जब काकून बन गया है तो अब हमें क्या करना है, हमें रेशम प्राप्त करना है। तो उन काकून को क्या किया जाता है, उनको उबाला जाता है। जब उबाला जाता है तो प्यूपा जो है उसी के अंदर गर्मी से मर जाते हैं। मरने के बाद हार्ड बॉइलिंग वाटर में जब उन्हें डाला जाता है तो प्यूपा मर जाते हैं, काकून के अंदर प्यूपा मर जाते हैं। ऑन बॉइलिंग द सिल्क फाइबर सेपरेटेड आउट फ्रॉम द काकून बिकॉज द सेरिसियन दैट आधार द सिल्क फिलामेंट टुगेदर गेट डिजॉल्व, द प्रोसेस आल्सो नोन एज ड्यूमिंग कहते हैं इसे। तो बच्चों जब इसको उबाला जाता है तो जो सेकेंड फाइबर है सेरिसिन वो डिजॉल्व हो जाता है। डिजॉल्व होने के कारण जो हमारा फाइब्रोइन फिलामेंट है वो इस तैरने लगता है और प्यूपा अलग हो जाते हैं, और सेरिसिन डिजॉल्व होने के कारण जो फाइब्रोइन फिलामेंट है वो पानी में तैरने लगता है, जिसे हम क्या करते हैं, ड्यूमिंग कहते हैं। इस प्रोसेस को ड्यूमिंग कहा जाता है। अब जब ये ड्यूमिंग के बाद हमें यहाँ पर फिलामेंट मिल जाता है तो रीलिंग प्रोसेस द्वारा इसका धागा बनाया जाता है। द process of taking out of silk fibers from threads from the cocoons are called reeling। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ ये उबाल रही है और यहाँ पर जो फाइबर है इसको रीलिंग मशीन में लगाया जाता है। यहाँ से फाइबर ये इसको रीलिंग मशीन द्वारा यहाँ पर एक मशीन होती है जिसमें फाइबर छन के और इसमें लगता है और इस तरह से एक रीलिंग मशीन है रीलिंग मशीन द्वारा ये धागे बनते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं रॉ सिल्क। जब रीलिंग मशीन द्वारा धागे बन जाते हैं तो ये रॉ सिल्क कहलाता है। अब रॉ सिल्क क्या है, अब रॉ सिल्क को डाई किया जाता है। तो डाई करने का वही प्रोसेस जैसे हम ऊल को डाई करते थे वैसे इसको डाई करते थे, और ये तो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट द रॉ सिल्क फाइबर कैन बी डाइड इन वेरियस कलर एंड देन स्पून इनटू सिल्क थ्रेड। तो ये इनको अलग अलग कलर में, जैसे ऊल अलग अलग कलर में डाई किया जाता है उससे अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको डाई किया जाता है, अलग अलग सिल्क थ्रेड बनाया जाता है। फिर प्रोसेस वही है कि इसे जो है धागे को बुनाई करके सिल्क के कपड़े बनाए जाते हैं। तो जो इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। तो जो चाइना वो फर्स्ट सिल्क उत्पादन करने वाला देश है और इंडिया जो है वो सेकेंड सिल्क उत्पादन करने वाला देश है। उसके लिए यहाँ पे लिखा है कि देश के किस किस भागों से कितने कितने परसेंट सिल्क मिलते हैं। अब हम बात करेंगे सिल्क वर्म की अलग अलग प्रजाति की। जैसे सबसे पहले जो हमारा मलबेरी प्लांट से सिल्क मिलता है उसका नाम है बॉम्बेइक्स मोरी। उस सिल्क वर्म का नाम है बॉटनिकल नेम यानी वैज्ञानिक नाम है बॉम्बेइक्स मोरी, और ये मलबेरी लीव्स को खाता है। तो ये और इसका जो सिल्क होता है वो शाइनी होता है, इलास्टिक होता है, स्ट्रांग होता है। सबसे अच्छा सिल्क जो होता है जो मलबेरी लीव्स में जो बॉम्बेइक्स मोरी सिल्क वर्म है उससे पाया जाता है। उसके बाद हमारा तासार सिल्क जो है ये इसका बॉटनिकल नेम है एंथीरिया मैलिटा। एंथीरिया मैलिटा ये जो है ये शाइनी होता है लेकिन थोड़ा मलबेरी लीव से कम शाइनी होता है। और ये जो है जनरली जो तासार का पेड़ होता है, तासार का पेड़
आपने अर्जुन जो हमारे फूड प्रोडक्ट फूड प्लांट है अर्जुन और आसान, जिसे हम तासार कहते हैं, अर्जुन आसान, अर्जुन के पेड़ में या आसान के पेड़ में ये मिलता है। तो ये हमारे टेरेस्ट्रियल लैंड में ये प्लांट उगते हैं, वहाँ पर टेरेस्ट्रियल लैंड में ये प्लांट उगते हैं। और जैसे मलबेरी ट्री जिन क्लाइमेट में रहता है उसी क्लाइमेट में ये अर्जुन का या आसान का पेड़ उगाया जाता है। बड़े पेड़ होते हैं, ये मलबेरी से काफ़ी बड़े पेड़ होते हैं, तो इसमें जो है ज़्यादा उत्पादन हो सकता है इसका, हमारे सिल्क वार्म का, एंथीरिया माइलिटा। तो लेकिन ये जो है लेस शाइनी होता है हमारे मलबेरी ट्री वाले सिल्क वार्म के सिल्क से। उसके बाद हमारा ओक तासार, ओक का पेड़ सभी जानते हैं, थोड़ा जहरीला पेड़ होता है और दवा बनाने के काम आता है। तो ओक के पेड़ में भी हमारा जो है दूसरी एंथीरिया प्रोएली, ये बॉटनिकल नेम एंथीरिया प्रोएली है, ये सिल्क वार्म रहता है। तो ये ओक के प्लांट और इसकी भी प्रोसेस वही है जैसे हमारा मलबेरी सिल्क या तासार सिल्क, उसी तरह से ओक सिल्क भी है। उसके बाद हमारी कोसा सिल्क, ये जो है लार्ज स्केल पर साड़ियाँ बनाने के लिए इस रेशम का यूज़ होता है। ये सिल्क वार्म जो है साल या साजा के पेड़ में या अर्जुन के पेड़ में मिलता है, ज़्यादातर ये साल के पेड़ में मिलता है। ये हमारा थोड़ा ठंडे प्रदेशों में ये पेड़ उगते हैं, जहाँ पे थोड़ी ठंड होती है वहाँ ये उन प्रदेशों में ये पेड़ उगते हैं। तो ये जो है, लेकिन इसका जो टेक्सचर है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है और शाइनी, ये मलबेरी ट्री जैसा ही होता है, लेकिन इसका जो कपड़ा होता है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। ये जो सिल्क होता है बहुत सॉफ्ट होता है। तो ये ट्रेडिशनल इंडियन साड़ी बनाने के ज़्यादा यूज आता है कोसा सिल्क। उसके बाद मूगा सिल्क की बात करें, ये गोल्डन येलो कलर में होता है और हमारा तासार सिल्क जो है वो हल्के ब्राउन कलर में होता है, बाकी सिल्क हमें वाइट कलर में मिलते हैं। तो ये जो मूगा सिल्क है हमें येलो कलर में मिलता है, येलो कलर का सिल्क है। और ये इसे हम पाते हैं, इसका बॉटनिकल नेम जो है एंथीरिया एसेमेनेसिस है, एसेमेनेसिस। दिस सिल्क वार्म मोस्टली सालू के पेड़ में पाया जाता है, सालू या सोम का पेड़ है। ये भी टेरेस्ट्रियल लैंड में उगने वाले पेड़ हैं, उसमें पाया जाता है। लेकिन ये जो मूगा सिल्क है वो येलो कलर का मिलता है और इसका जो टेक्सचर है वो येलो शाइनी होता है। इसको डाई करने पर हमें कलर के डिफरेंट शेड मिलते हैं। जैसे अगर हम इसे ग्रीन कलर से डाई करेंगे तो हमें कुछ मेहंदी कलर या अलग हमें इसका शेड मिलता है, शीडी कलर टाइप कलर का शेड जो है अलग होता है, इस टाइप का हमें मूगा सिल्क मिलता है। तो ये भी वाइडली यूज़ किया जाता है, ट्रेडिशनल कपड़ों में इसका यूज़ होता है। अब हम बात करेंगे हेल्थ हजार्ड ऑफ सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर में हमारा जो पहला हेल्थ हजार्ड है वो यही है कि ज़्यादातर स्किन प्रॉब्लम लोगों को होती है जब सिल्क वार्म बॉयल किया जाता है या सिल्क वार्म के वो सिल्क वार्म वाल्व किया जाता है तो या रीलिंग किया जाता है तो उसमें ज़्यादातर स्किन प्रॉब्लम, स्किन इन्फेक्शन का प्रॉब्लम होता है। और डाइंग के समय इरिटेशन या आँखों में इन्फेक्शन या स्किन इन्फेक्शन इस टाइप की प्रॉब्लम होती है जब हम सिल्क को डाई करते हैं। और इसके अलावा जो जनरल हेल्थ हजार्ड होते हैं वर्कर को फैक्ट्रीज में वांत के कारण, इन्फेक्शन कारण, धूल के कारण, तो वो हेल्थ हजार्ड जो ऊल में होता है या अनडस्टिंग होता है तो वो सिल्क वार्म में भी वर्कर को थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सोफिस्टिकेशन की या सफोकेशन की, टेम्परेचर से जो प्रॉब्लम होती है, आवाज़ से जो प्रॉब्लम होती है, तो जनरली प्रॉब्लम तो होती है। लेकिन इसमें रीलिंग या बॉइलिंग के समय स्किन प्रॉब्लम और डाइंग के समय इरिटेशन या इन्फेक्शन हो सकता है। तो आपका ये सिल्क चैप्टर कंप्लीट है, आप इसे दोबारा से पढ़ेंगे और लाइफ साइकिल को कॉपी में ज़रूर बनाएंगे। लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वार्म, ये इसको कॉपी में ज़रूर बनाएंगे। और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। पार्ट 2 ये वीडियो है, इसके साथ मैं आपको होमवर्क प्रोवाइड करूँगी और आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी। सब कुछ कॉपी में आपको मेनटेन करना है, मेनटेन करके आप ग्रुप में इसको सेंड कर सकते हैं। थैंक यू।